वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स को स्टार्ट करने से पहले आप जरा कुछ वर्ड्स को समझ लें कि किस तरह से। फर्स्ट वन इज टैक्स, सेकंड वन इज रेट्स एंड द थर्ड वन इज टैक्सेशन। ठीक है। टैक्स, रेट्स और टैक्सेशन। टैक्स यानी कर, रेट्स यानी दर और टैक्सेशन यानी कराधान या फिर करारोपण भी कहा जाता है। अब टैक्स क्या है? सो टैक्स मीन्स टू से विच इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन्स और ऑन प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट के बेनिफिट्स के लिए जो व्यक्तियों पर या फिर उनकी संपत्तियों पर राशि अधिभारित की जाती है या चार्ज की जाती है, उसे हम टैक्स कहते हैं। अब यहाँ पर स्टेट की फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की मीनिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इससे बिल्कुल भी नहीं है। यह स्टेट मीन्स टू से द एंटायर कंट्री, द होल कंट्री। ठीक है। और रेट्स फिर क्या है? तो रेट्स जब लोकल अथॉरिटीज टैक्स इम्पोज करती हैं तो उसे हम रेट्स कहते हैं। अब ये लोकल अथॉरिटीज़ क्या हैं? तो लोकल अथॉरिटीज़ मतलब जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, विकास प्राधिकरण। ठीक है। यदि छोटा शहर तो नगर पालिका। अब किस तरह से, जैसे यदि मान लीजिए जबलपुर की बात करें तो जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ JDA, भोपाल है तो BDA, इंदौर तो IDA, उज्जैन है तो UDA, दिल्ली है तो DDA। तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को लोकल अथॉरिटीज़ कहा जाता है। और इस तरह से जब लोकल अथॉरिटीज़ टैक्स लगाती हैं तो उसे हम रेट्स कहते हैं। जनरली आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ये आइटम रहते हैं ना, टैक्स, रेट्स एंड इंश्योरेंस। तो रेट्स की मीनिंग ये वो वाले रेट्स से है, एट द रेट ऑफ रुपीज़ से नहीं है। रेट्स की मीनिंग क्या है? लोकल अथॉरिटीज़ के टैक्स से। अब ये बात अलग है कि लोकल अथॉरिटीज़ भी टैक्स वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि प्रॉपर टर्मिनोलॉजी उनके लिए क्या दिया गया है? रेट्स। थर्ड वन इज टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब द एक्ट ऑफ टैक्सिंग। सिंपली जो कर लगाने की प्रक्रिया है उसे टैक्सेशन या फिर कराधान या करारोपण भी कहा जाता है। अब जनरली जो है टैक्स दो तरह से होता है। एक फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स है, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो टैक्स का पेमेंट करता है उसे टैक्स पेयर या फिर असेसी कहा जाता है। क्लियर है ये? तो फिर डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जब असेसी खुद जाकर टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर टैक्स का पेमेंट करता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और जब स्वयं नहीं जा रहा है, यदि मान लीजिए जैसे GST, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो दुकानदार को पेमेंट, इकट्ठा अमाउंट पेमेंट कर दिया और वो पेमेंट करेगा जाके टैक्स डिपार्टमेंट में, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है ये? तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है या प्रत्यक्ष कर है। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है इनकम टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगाती है। इनकम टैक्स कौन लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, वो इनकम टैक्स चार्ज करती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की यदि आप बात करें तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। जनरली जो है आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट के जो है उनके माध्यम से पेमेंट किया जाता है, रिटर्न फाइल की जाती हैं। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो हैं वो भी अपने असेसी का अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो हालांकि असेसी खुद चाहे तो टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके पेमेंट कर सकता है या रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि इनकम टैक्स के नाम से थोड़ी सी घबराहट होती है, इस कारण से असेसी खुद नहीं जाता, अपने वकील साहब को भेज देता है कि भैया आप देख लीजिए, ये बता दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हम ला के दे दे रहे हैं आपको और रिटर्न आप ही फाइल कीजिए। ठीक है। ये बात अलग है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी खुद भी जा सकता है। क्लियर है ये? अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें कि साहब इनकम टैक्स जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। इनकम टैक्स का एक्ट है 1961 का। जैसा आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट 1956 का, अब 2013 का हो गया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, फिर 56 का भी हुआ, LIC वगैरह जब आए तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं। तो इनकम टैक्स का भी अपना एक्ट होगा, तो एक्ट है 1961, भारतीय आयकर अधिनियम 1961। क्लियर है ये। अब क्या 1961 में ही फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स लगाया गया, या इससे पहले किसी ने कहा भाई हम तो 1947 में आज़ाद हो गए थे ना, फिर उसके इतने दिनों तक क्यों हमें नहीं सोचा कि चलो इनकम टैक्स लगा देते हैं। सो इसकी शुरुआत यदि आप देखें कि इनकम टैक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। सो इस 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारा जो लॉस हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सफर लॉस अलॉट, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सो उसको मेकअप करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स चार्ज किया। अब ये नहीं कि जैसे युद्ध 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल ओवर हुआ, एंड हुआ, और उसके बाद अगले महीने जो उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने एक्सपर्ट को बुलाया, और एक्सपर्ट के जो हेड था वो कौन था, वो थे मिस्टर जेम्स विल्सन। सो ही वॉज द मैन हु ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले यही वो व्यक्ति हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये ही वॉज द मैन, यही वो व्यक्ति हैं मिस्टर जेम्स विल्सन, जो इंडिया में इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम लेकर आया। अब आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये तस्वीर तो आपने अपने डॉक्टर साहब की क्लिनिक में भी देखी है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 18th सेंचुरी के जो, यदि आप अंग्रेज़ों की तस्वीरें देखें तो लगभग वो एक जैसे ही दिखते थे, ठीक है। तो ये मिस्टर, नो डाउट, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये मिस्टर जेम्स विल्सन ही है, ठीक है। और ये इट वॉज टेकन, दिस पिक्चर वॉज टेकन इन 1860, 1860 में ये पिक्चर ली गई, मतलब ये पोज लिया गया है। बाकी ये फ़ोटो तो अभी 2-4 दिन पहले हमने नेट से निकलवाए हैं। तो इस तरह से मिस्टर जेम्स विल्सन हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में इनकम टैक्स जो है वो लेकर आए। अब ये इनकम टैक्स जो उन्होंने कहा, 1860 की बात करें, 1861 में ये एक्ट उन्होंने बनाया और इंडियंस पे इनकम टैक्स चार्ज किया। फिर उसके बाद एक आपने सुना होगा, यदि इंडियन हिस्ट्री में लॉर्ड डफरिन, ये नाम यदि आप हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये ज़रूर सुना होगा। लॉर्ड डफरिन ने भी जो है काफ़ी काम किया था ये टैक्स पे, और उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल चार्ज किया जाए, और इस तरह से अमेंडमेंट होते गए। लास्ट एंड फाइनल 1939 में, 1939 में जो एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा संशोधन हुए कि वो कंटिन्यू करते रहे हम, और 1961 में जाके जो हमारी जो कमेटी थी उसने फाइनली जो है इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 का स्वरूप प्रदान कर दिया। तो इस तरह से जो हम देखें कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये इस एक्ट के प्रोविजंस ही लगते हैं। और ये सबसे ज़्यादा, एक तो सब आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर टैक्स है। मतलब यदि जब बजट पेश किया जाता फेब में, फाइनेंस मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंट करते हैं, सो ईच एंड एवरी वन बिकम्स एक्सपर्ट। हर व्यक्ति जो है अगले दिन जो पेपर को देखता है या बजट ऐसे सुनता है जैसे उसे सब समझ में आ रहा है। तो ये मोस्ट पॉपुलर टैक्स है, फ्लेक्सिबल टैक्स है। हर साल आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स की बुक यदि मान लीजिए आप अभी फर्स्ट ईयर में सपोज 300 रुपये 400 रुपये की बुक परचेस करते हैं, नेक्स्ट ईयर इसकी कीमत कुछ भी नहीं रहती, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर नया बजट आने वाला है या आ जाता है, जिसके कारण वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बुक उठा के आप बाहर फेंक दें उसको, लेकिन बुक की वैल्यू लगभग समाप्त हो जाती है, या फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ी कि 5 साल पहले क्या प्रोविजंस थे वो देखना है, तो वो टैक्स कंसल्टेंट ज़्यादा देखते हैं। एज एन स्टूडेंट आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर इस तरह से आपने देखा
कि जो इनकम टैक्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसमें। क्लियर है ये? अच्छा, अब इनकम टैक्स जो है वो सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई व्यक्ति, कोई करदाता, कोई एसएससी भारत का नागरिक है इसलिए उस पर इनकम टैक्स लगाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या, फाइनेंशियल ईयर में उसकी टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, निवासी स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। देखिए पहले तो 2 ईयर हैं। फर्स्ट वन इज असेसमेंट ईयर, ठीक है, यानी कि कर निर्धारण वर्ष। जैसे अभी हम बात करें तो अभी असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 2021, 2020-2021। क्लियर है ये? और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 2020 से कब तक चलेगा, 31 मार्च 2021 तक। क्लियर? ये असेसमेंट ईयर है। इस पर किस इनकम का असेसमेंट किया जाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर, या फिर इसे हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, गत वर्ष, वित्तीय वर्ष या फिर गत वर्ष भी कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की इनकम पर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान जो है वो असेसमेंट किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत धैर्य है, ठीक है, पेशेंस है उसमें, कि वो ये कहता है साहब आप अच्छी तरह से पहले 1 साल अर्न कर लीजिए, 1 साल आप पैसे कमा लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप उस पर टैक्स दीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए या असेसमेंट कराइए, ठीक है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि जो असेसी है वो देश छोड़कर बाहर जा रहा है और अब वापस नहीं आने वाला है या जा ही रहा है, तो उसका असेसमेंट उसी फाइनेंशियल ईयर में कर दिया जाता है। या फिर किसी का बिजनेस जो है वो बंद होने वाला है तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको टैक्स का पेमेंट, यानी रिटर्न फाइल करनी होगी, टैक्स बनता तो टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। क्लियर है ये? और अदरवाइज आप देखें तो जनरली 1 साल आप अच्छी तरह से कमा लीजिए और उसके बाद में आप नेक्स्ट ईयर में पेमेंट कीजिए। अब यहाँ पर जो असेसी हैं, असेसी जो है जनरली आप देखें कि कैटेगराइज किया है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में, साधारण, ये निवासी और अनिवासी में। और निवासी को भी 2 तरह से, साधारण और असाधारण, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आप इस तरह से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं असेसी का, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, थर्ड वन इज नॉन रेसिडेंट या एनआरआई भी कहते हैं। एनआरआई डजंट मीन्स टू से नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, ठीक है, ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है उसकी। अब यहाँ पे ये जो असेसी हैं इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस यानी निवासी स्थिति किस तरह से कैलकुलेट की जाए, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो 1961 का एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, कुछ एडिशनल कंडीशंस, यानी आधारभूत शर्तें हैं और अतिरिक्त शर्तें हैं। अब वो आधारभूत शर्त क्या कहती हैं, बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन फर्स्ट वन इज कि असेसी जो है प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, कम से कम असेसी हैज़ टू बी एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। अब ये 182 डेज का मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक शहर में ही रहा हो, ठीक है, मतलब एक शहर में हो, यदि मान लीजिए वो भोपाल में है तो 182 दिन पहले भोपाल में रह लिया, उसके बाद वो घर से बाहर निकला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 182 डेज जो हैं वो 182 सिटीज़ में रह सकते हैं इंडिया के,
ठीक है। वो बीच में विदेश भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है। फाइनली उसके डेज कैलकुलेट किए जाएंगे कि साहब वो फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा या नहीं। ठीक है, मतलब वो घर से बाहर निकल के पूरे शहर में घूम सकता है, शहर भी बदल सकता है, दूसरे देश में भी जा सकता है, फिर वापस भी आ सकता है। क्लियर। उसके फाइनली डेज कैलकुलेट किए जाएंगे कि 182 डेज वो इंडिया में रहा कि नहीं। क्लियर है ये। मतलब प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज रहा हो। क्लियर। ये बेसिक कंडीशन फर्स्ट है। फिर सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज रहा हो, कम से कम 60 दिन रहा हो। और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में 365 डेज कम से कम, है ना, कम से कम 365 डेज इंडिया में रहा हो। और समझ में एक बार फिर से समझे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि असेसी कम से कम 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज जो है वो इंडिया में रहा हो। सेकंड कंडीशन क्या बेसिक कंडीशन में कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज रहा हो और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में कम से कम वो 365 डेज रहा हो। ये बेसिक कंडीशन। अच्छा, फिर एडिशनल कंडीशन क्या है, अतिरिक्त शर्तें क्या हैं। तो अतिरिक्त शर्तें या एडिशनल टर्म्स भी कह सकते हैं आप। एडिशनल टर्म्स क्या हैं, तो अतिरिक्त शर्तें हैं कि प्रीवियस ईयर से पहले के, फाइनेंशियल ईयर से पहले के 10 ईयर्स में वो कम से कम 2 ईयर्स जो है रेसिडेंट रहा हो। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष वो निवासी रहा हो। ठीक है, ये एडिशनल की फर्स्ट कंडीशन है। और एडिशनल की सेकंड क्या है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 ईयर्स में, 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन, 730 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं आपको कि किस तरह से ये याद भी रखना, आपको नोट भी करना है कि बेसिक कंडीशन है और एडिशनल कंडीशंस हैं। बेसिक कंडीशन क्या कह रही है कि साहब असेसी जो है फाइनेंशियल ईयर में कम से कम जो है कितना 182 डेज, 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरी क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले के प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में, 4 ईयर्स में एटलीस्ट 365 डेज और प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो। पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 182 डेज रहा हो। सेकंड क्या है कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज प्लस साथ में प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में 365 डेज इंडिया में रहा हो। ये बेसिक कंडीशन। फिर एडिशनल कंडीशन क्या एडिशनल कंडीशन है कि साहब असेसी जो है प्रीवियस ईयर से पहले के 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स रेसिडेंट रहा हो। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो। सेकंड वन इज गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन, 730 डेज जो है वो इंडिया में रहा हो। क्लियर है ये। अब यदि कोई असेसी, बेसिक और एडिशनल समझ में आ गई। यदि कोई असेसी बेसिक में से कोई एक और एडिशनल दोनों शर्तों को फुलफिल करता है, यानी एलिजिबल है उसके लिए, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी। क्लियर है ये। एक बार फिर कि यदि कोई करदाता आधार बेसिक में से कोई एक और एडिशनल दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, तो वो क्या कहला रहा है, साधारण निवासी। यदि बेसिक में से कोई एक और एडिशनल दोनों को नहीं कर रहा, दोनों को एक साथ, हाँ, दोनों को एडिशनल जो कंडीशन है दोनों की पूर्ति नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा, एलिजिबल नहीं है, तो वो है असाधारण निवासी। क्लियर है ये। और थर्ड वन कि यदि कोई बेसिक कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, एलिजिबल नहीं है, तो वो कहला फिर एडिशनल करे ना करे वो तो मैटर ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अनिवासी। आरसन में एक बार फिर
बेसिक कंडीशन क्या थी कि असेसी हैज़ टू बी एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। करदाता को गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना ज़रूरी है। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या थी? ही हैज़ टू बी एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहना ज़रूरी है, और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहना ज़रूरी है। ये सेकंड में दो चीज़ जुड़ी हुई, एक 60 दिन वाली, एक 365 दिन वाली। क्लियर है ये? और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में। फिर एडिशनल क्या है? तो एडिशनल जो हैं कि प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 ईयर्स हैं उसमें असेसी कम से कम 2 ईयर्स रेसिडेंट रहा हो, और सेकंड है एडिशनल में प्रीवियस ईयर से पहले के 7 ईयर्स में कम से कम 730 डेज इंडिया में रहा हो, तो ये कहलाती है एडिशनल कंडीशन। अब यदि कोई एसएससी बेसिक में से कोई एक, एडिशनल दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, एलिजिबल है उसके लिए, तो वो कहला रहा है साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यदि बेसिक में से कोई एक और एडिशनल दोनों को नहीं कर रहा है तो असाधारण निवासी, और यदि बेसिक का ही फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, पूर्ति नहीं कर रहा है या अनुसरण नहीं कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? अनिवासी। में ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको जो है एक टेबल बनवा देते हैं, फिर उसके बाद में आपको कुछ सम्स कराते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से। तो पहले आप टेबल देखें कि वो टेबल किस तरह से आपकी बनेगी। देखिए कि असेसी की टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसमें ये माना जाएगा कि असेसी यदि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट, तीन में से वो कोई एक ही होगा फाइनेंशियल ईयर में। ऐसा नहीं है कि वो तीनों एक ही फाइनेंशियल ईयर में तीनों कैटेगरी में आ जाएगा। तीन में से एक। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपका ये एज्यूम करना है कि एसएससी ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेसिडेंट है, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी कितने अमाउंट की बनेगी। ठीक है। चलिए तो अब आप देखें जरा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो टॉप पर हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। नीचे फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 के लिए। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में वही हम कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, जैसे कि जनरली हम अकाउंट्स में बनाते रहे हैं। और यहाँ पर इन कॉलम्स में हम क्या भर देंगे, अमाउंट को। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ टिक करेंगे। टिक करने की मीनिंग क्या है कि वो अमाउंट उस असेसी के लिए टैक्सेबल है। इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट है। और जब क्वेश्चन आपको आएंगे तो यहाँ पे जहाँ टिक कर रहे हैं वहाँ पर क्या करना है, अमाउंट को फिट करना है। ठीक है। चलिए इसके लिए यहाँ रख देते हैं। अब आप आइटम वाइज देखिए। हाँ, सो फर्स्ट वन इज, ये क्या करते हैं आप, इसमें आप लिख दीजिए विवरण पर्टिकुलर्स। ठीक है। फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो OR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट NOR, नॉन रेसिडेंट तो NR। ठीक है, सिंपल। अब देखिए नंबर फर्स्ट क्या है, तो इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब ऐसी आय जो भारत में अर्जित की गई। अर्जित का मतलब क्या, कि आपने सर्विस प्रोवाइड की और आपको पैसे मिलने हैं। ठीक है, अर्न की गई या अक्रूड है। तो इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया मतलब जो भारत में अर्जित भी है और भारत में प्राप्त है। तो ये तीनों प्रकार के असेसी पर टैक्सेबल होगी।
क्लियर है ये? चाहे वो साधारण निवासी हो, असाधारण हो या फिर अनिवासी हो, तीनों पर टैक्सेबल होगी। क्लियर? नंबर 2, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड को शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं, रिसीव्ड आउटसाइड। मतलब भारत में अर्जित की गई लेकिन प्राप्त कहाँ हुई है, मतलब सेवाएं जो है वो भारत में दी गई हैं लेकिन प्राप्त कहाँ हुई है, भारत के बाहर, इंडिया के बाहर। तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। यहाँ राइट मार्क का मतलब क्या है, टैक्सेबल। पर एग्जाम में आपको टिक बस नहीं करनी है, वहाँ पे अमाउंट लिखना है। ठीक है, चलिए। तो इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड। थर्ड वन इज income earned outside but received in India। यानी कि अर्न जो है भारत के बाहर की गई और रिसीव्ड जो है वो इंडिया में हुई, तो भी ये टैक्सेबल तीनों के लिए। फिर फोर्थ वन इज income earned and received outside or but business is controlled from India। बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब इनकम जो अर्न की गई और रिसीव की गई इंडिया के बाहर लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल जो है वो कहाँ से होता है, इंडिया से होता है। तो फर्स्ट 2 पे टैक्सेबल होगा, एनआर नॉन रेसिडेंट पर नहीं। क्लियर है ये? फिर फिफ्थ वन इज, ये बिल्कुल वही है जो फोर्थ है आपकी, इनकम अर्न and received outside, income earned and received outside India। यहाँ भी आप इंडिया वर्ड जोड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ पहले पे टैक्सेबल होगी, इसमें ये फ्रेज नहीं लगा हुआ है कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसलिए ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। लास्ट वन इज पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया, ब्रॉट इन इंडिया। तो ये इनकम नहीं है, ये एक प्रकार की सेविंग है और ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। अब इसे आप समझिए लास्ट वन को, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया। क्लियर है ये? यहाँ पर किस तरह से, यानी कि आपने विदेश में कोई पैसे इनकम अर्न की और उसके बाद पे उस पर टैक्स नहीं दिया, दैट मीन्स अनटैक्स, टैक्स नहीं दिया और उस इनकम को आप इंडिया ले आए। क्लियर है ये? तो इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाएगा। आ समझ में? आपने देखा होगा कि जब हम एयरपोर्ट पे आते हैं तो वाइट यूनिफॉर्म पे कुछ ऑफिसर्स देखते हैं, ठीक है? तो वो किस डिपार्टमेंट के होते हैं? वो कस्टम ड्यूटी के होते हैं, ठीक है? कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं। इनकम टैक्स के ऑफिसर आपको एयरपोर्ट पे, यानी जो हवाई अड्डा है वहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, और ना ही इनकम टैक्स के रहेंगे और ना ही सेल टैक्स के यानी जीएसटी के, और ना ही नगर निगम के ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है? नगर निगम के ऑफिसर या इनकम टैक्स के ऑफिसर ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, या इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि साहब आप ऑस्ट्रेलिया से चले आ रहे हैं
और आपने वहाँ इनकम टैक्स नहीं दिया तो चलिए यहाँ दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या मान लीजिए जो असेसी है सपोज कनाडा का है और कनाडा से जो है वहाँ पे यहाँ इंडिया में जो है नगर निगम के ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने कनाडा में नगर निगम का टैक्स नहीं दिया तो चलिए यहाँ दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एयरपोर्ट पर क्या रहेंगे आपके कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं। तो पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम का मतलब ये कि आपकी विदेशी आय है जो वहाँ से आप बिना टैक्स दिए चले आए, तो ये क्या है आप यहाँ पे इंडिया में उसका टैक्स, उस पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगने वाला और ये एक प्रकार की क्या है आपकी बचत है। तभी आपने देखा होगा कि यदि आप इंडिया से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो जब आपका पासपोर्ट वगैरह ये सब बनता है और ये फॉर्मेलिटीज़ होती है पूरी, तो उसमें टैक्स डिपार्टमेंट की एनओसी की भी ज़रूरत पड़ती है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है जब आपको क्लियर कर दे, क्लियरेंस दे देगा कि हाँ साहब ठीक है, इन पे कोई भी किसी प्रकार का टैक्स देना बाकी नहीं है, तो आप इनको जाने दिया जाए। तो उसी प्रकार से यदि आप ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या अदर कंट्रीज से जो है इंडिया में चले आ रहे हैं बिना टैक्स दिए वहाँ पर, तो ये उनकी गवर्नमेंट की लापरवाही, इग्नोरेंस है, नेग्लिजेंस है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट की जगह यहाँ पे बल्कि क्या है कस्टम ड्यूटी वाले रहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा यदि हम बात करें कि टैक्स है फिर वो ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी क्या, ड्यूटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई वहाँ पर अपना कर्तव्य तो है, लेकिन साथ में यहाँ ड्यूटी और टैक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जनरली दोनों का मोटिव जो देश क्या है वो रेवेन्यू अर्न करना ही है, लेकिन ड्यूटी जनरली जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए चार्ज की जाती है, ठीक है, ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो कंट्रोलेबल रहें, कंट्रोल में, नियंत्रण में रहें, इसलिए ड्यूटी चार्ज की जाती है। और जो सेकेंडरी आप रेवेन्यू तो मिल ही रहा है गवर्नमेंट को उससे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो पास्ड अनटैक्स्ड इनकम है वो अब आपकी क्या हो जाएगी, एक प्रकार की सेविंग है और इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये बिल्कुल भी किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। आर समझ में, एक बार आप टेबल को फिर से पढ़ लें, फिर हम बाद में सम्स करेंगे। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में अर्जित और प्राप्त आय, ठीक है, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड, आय जो भारत में प्राप्त की, अर्न की गई, अर्न का मतलब उसके संबंध में आपने कार्य किया है, तो अर्न की गई और लेकिन रिसीव्ड कहाँ हुई, भारत के बाहर हुई हैं, तो ये आपके तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम अर्न आउटसाइड बट रिसीव्ड इन इंडिया, भारत के बाहर अर्न की गई लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया में हुई है, तो तीनों के लिए टैक्सेबल है। मतलब तीनों के लिए मतलब असेसी तीन नहीं है, तीनों कंडीशन में से असेसी जो फॉलो कर रहा हो, जो जिसके लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर क्या वो एनआर है। क्लियर है, एक ही एसएससी एक ही साल में तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा। फोर्थ वन इज इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर अर्जित भी है और प्राप्त भी है, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, तो ये फर्स्ट टू पे टैक्सेबल होगा, एनआर पे नहीं। और फोर्थ और फिफ्थ वही है, बस इसमें आपका बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं रहेगा, तो ये सिर्फ किस पे टैक्सेबल होगा, फर्स्ट वन पे। द लास्ट वन पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया, यानी कि भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो भारत में लाई गई, तो ये आय नहीं बल्कि क्या है, बचत है, सेविंग्स हैं, और ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं, वो कहेगा भैया आप ले आए कोई बात नहीं, ठीक है। आरसन में इस तरह से जो है ये आपका टेबल आपको याद रखनी है। फिर इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब न्यूमेरिकल्स हम कहाँ से करेंगे, तो भाई न्यूमेरिकल्स हम जो करेंगे वो सकलेचा सर की बुक से, ठीक है, श्रीपाल सकलेचा सर जो इंदौर के हैं, उनकी बुक से, काफ़ी पुराने राइटर हैं ये, मतलब हमने अपने ग्रेजुएशन 25 साल पहले से हम पढ़ रहे हैं इनको, तो इनकी बुक से जो है हम सम्स करेंगे, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं इनके,
तो सकलेचा सर की बुक से हम जो है आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। हर समझ में, श्रीपाल सकलेचा सर ऑथर का हमें पूरा कंप्लीट नेम क्या है, डॉक्टर श्रीपाल सकलेचा सर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे, रेसिडेंशियल टैक्स लायबिलिटी के। फिलहाल आप ये टेबल याद रखें, ये टेबल पे ही बेस्ड है आपके न्यूमेरिकल्स, है ना। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये सब करेंगे। आ रहा समझ में? चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू।